हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था कि आज से हम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। तो यह आज इसका पहला वीडियो है। इसमें हम 3 चैप्टर्स को समाहित करेंगे, पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह बीपीएससी के साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या यूपी पीसीएस, जेपीएससी, एमपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उसे दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ये मैं हूँ अमरेंद्र तिवारी। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी देश के सरकार में 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं और ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता के कल्याण में योगदान देते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में योगदान देते हैं। ठीक है, तो हम जो है पढ़ रहे हैं अभी सरकार का कौन सा भाग? कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, सेंटर के कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान न्यायवादी शामिल होते हैं। देखिए, यह जो है लक्ष्मीकांत का सार है, प्लस इसमें कुछ अलग से फैक्चुअल डेटा भी लास्ट वीडियो में समाहित किया है मैंने, ताकि आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करना। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे कि कार्यपालिका में क्या क्या समाहित होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान न्यायवादी। अब बात आती है कि कार्यपालिका जो है क्या है कार्यपालिका? देखिए, सरकार का वह अंग, कार्यपालिका क्या है? चूंकि कार्यपालिका सरकार में शामिल होता है तो सरकार का वह अंग जो नियम कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका का क्या काम है? नीति नियम को निर्धारित करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, सब कार्यपालिका है। ठीक है, कार्यपालिका में ये सारी चीज़ें आती हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान न्यायवादी, टोटल प्रशासनिक ढांचा जो है एग्जीक्यूटिव में आता है, बोले तो कार्यपालिका में आता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति से। देखिए, भारत का राष्ट्रपति संघ का हिस्सा है। ठीक है, यह अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कुछ अलग से अनुच्छेद भी हैं जो हम बाद में चर्चा करेंगे। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, कार्यपालिका में जैसे कि मैंने पहले बताया, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान न्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में इंट्रोडक्शन जान लिया कि संविधान के किस भाग में है और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद इसको अलॉट किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके का होता है, किस तरीके से होता है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में चर्चा करी गई है। यह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, इसका निर्वाचन आपको पता होगा। ठीक है, कि जनता जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। इसी के द्वारा जो है, इसी निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद बोले तो राज्यसभा और लोकसभा, चूंकि ये भी राष्ट्रपति भी शामिल होता है, लेकिन इसके निर्वाचक मंडल की बात हो रही है तो यहाँ पे संसद का नॉर्मल हम मतलब लेंगे राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
इसके साथ साथ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, चाहे संसद की बात करें या विधानसभा की बात करें, राज्य विधानसभा की। इसमें मनोनीत सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान में रखना। ठीक है, यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो यह सारे सदस्य, तो यह जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सारे सदस्य शामिल नहीं होते हैं निर्वाचक मंडल में, केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। ठीक है, मनोनीत नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधान परिषद जो राज्य में होती है, विधान परिषद जिस राज्य में भी होता है, तो विधान परिषद के मेंबर भी ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो हमने देख लिया राष्ट्रपति का निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सा शामिल होता है, कौन कौन से लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, चुनाव से संबंधित जो भी विवाद यदि उत्पन्न होता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो उसका जांच और फैसला जो है उच्चतम न्यायालय में होता है तथा उसका फैसला ही अंतिम होता है। यह बात भी आप ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल जो है अपूर्ण है। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो इस आधार पे कहा नहीं जा सकता कि जो है निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, अतः जो है राष्ट्रपति का चुनाव वैध नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपको किसी भी तरीके का पीडीएफ नोट्स जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी रहेंगे। ठीक है, स्थिति स्पष्ट हो गई। हमने देखा, हमने जाना कि निर्वाचक मंडल यदि अपूर्ण है, इस आधार पे जो है राष्ट्रपति के चुनाव को जो है चुनौती नहीं दिया जा सकता। किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वह अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या अर्हताएं हैं अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। ठीक है, पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑब्वियस। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो और लाभ के पद पर न हो, सेंटर और स्टेट के किसी भी लाभ के पद पर वह न हो। ठीक है, तथा इसके साथ साथ राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए जो है उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए और प्रत्येक उम्मीदवार जो है जमानत राशि जमा करता है 15,000। ठीक है, इसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, और यदि मान लीजिए वोटिंग हो रही है, वोटिंग में 1/6 इसे वोट नहीं मिल पाते हैं कोल वोटिंग का, तो उस उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि एक जमानत राशि जमा करो, क्योंकि कोई भी यदि ऐसा न हो तो कोई भी व्यक्ति जो है आके चुनाव लड़ने की दावेदारी कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट है, चाहे वह राष्ट्रपति का चुनाव हो या सेंट्रल लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। ठीक है, तो हमने राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताएं जान ली। अब देखते हैं शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञा देता है। इसको शपथ दिलवाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि ये अनुपस्थित रहते हों तो उस स्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। ठीक है, उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से भी उन्मुक्ति होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत
कृत्य से भी वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीने के नोटिस के बाद कार्यकाल में अपने कार्यालय में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग लगाया जा सकता है। तो हमने इसमें जाना इस लाइन में विशेषाधिकार क्या क्या मिलते होते हैं राष्ट्रपति को, उसके बारे में एक एक लाइन एक एक फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है। यह पूरे लक्ष्मीकांत का जो राष्ट्रपति का चैप्टर है पूरे 10-12 पेज में सबका सार है, तो आप इसमें से किसी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है पदावधि की कि राष्ट्रपति कितने सालों तक काम करता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा करा गया है। देखिए, नॉर्मली तो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वह कार्य करता है। हालांकि इससे पहले भी वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को किसी भी समय दे सकता है। ठीक है, तो पदावधि नॉर्मली क्या होती है 5 वर्ष, लेकिन उससे पहले भी वह उपराष्ट्रपति को किसी भी समय जो है क्या दे सकता है, त्यागपत्र देके अपना पद त्याग कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति एक बार बन गया तो कितनी भी बार वह निर्वाचित हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा अमेरिका के संविधान से, चूँकि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जो बाइडेन नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो अमेरिका में एक व्यक्ति जो है 1-2 बार से जो है अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी लगाया जाता है, अनुच्छेद लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। देखिए, बताया गया है कि इसमें कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन संविधान में जो है संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, परिभाषित नहीं किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि संविधान का उल्लंघन पद को संविधान में परिभाषित किया गया है या नहीं किया गया है, तो सही आंसर जो होगा नहीं किया गया है। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान का उल्लंघन जो शब्दांश है इसको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में कोई ये पूछे कि महाभियोग का आरोप जो है राष्ट्रपति के खिलाफ किस सदन में प्रारंभ किया जाता है, तो किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा। ठीक है, आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जिस भी सदन में आरोप का इनिशिएशन होता है, आरोप लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात वह दूसरे सदन में भेजा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए ये राज्यसभा में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है, तो यहाँ पे जो है 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित होना जरूरी है। जब यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो यहाँ से लोकसभा में जाएगा। ठीक है, इस दौरान राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व कराने का भी अधिकार है, अपना पक्ष रख सकता है। यदि दूसरा सदन, मान लीजिए अब लोकसभा में है, तो दूसरा सदन भी इसको सही पाता है और महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है और पारित होने की तिथि से उसे अपने पद से हटना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अंतर्गत किस तरीके से वर्णित की गई है, हमने इसके बारे में जाना। ठीक है, महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो वहाँ पे मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर जब वहीं महाभियोग चल रहा हो तब जो है सदन के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाए तब क्या क्या स्थिति बनेगी। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि 5 वर्षीय कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, और जो है राष्ट्रपति की पद रिक्तता कितने तरीके से हो सकती है। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल उसका समाप्त हो जाए,
या वह त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग जो हमने अभी पढ़ा प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए, या यदि वह पद ग्रहण करने के योग्य ना हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। पद ग्रहण करने के योग्य मतलब यहाँ पे जैसे वो अस्वस्थ हो या किसी अन्य तरीके से वह पद न अपना काम न कर पाए, उस स्थिति में पद की रिक्तता हो जाती है। और जब पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद पे कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। यदि राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्यों को देखा जाए तो इसको 7 भागों में बांट के हम पढ़ सकते हैं। पहला कार्यकारी शक्तियां, दूसरा विधायी शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां, चौथा न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और सैन्य शक्तियां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके। कार्यकारी शक्तियां, अब आता है राष्ट्रपति अपना पावर जो है, अपना कार्य जो है किस तरीके से करता है। विभिन्न हमने जो भी शब्दांश पढ़ा, जो भी कैटेगरी पढ़ा, उसके अंतर्गत इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत भारत सरकार के सभी शासन संबंधी जो भी कार्य होते हैं ना, उसी के नाम पे किए जाते हैं। किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम पे। ठीक है, हालांकि यह सांकेतिक प्रमुख होता है, लेकिन जो है यदि रियल में देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास कोई मतलब उतनी खास शक्तियां नहीं होती हैं जितना मंत्रिमंडल के पास होता है। लेकिन जो भी कार्य होते हैं शासन संबंधी, सब किसके नाम पे किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे। ठीक है, वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एराइज होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो राष्ट्रपति के। ठीक है, या मंत्रिपरिषद का मंत्री कोई किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन हमेशा ही अराइज होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसके वेतन आदि का निर्धारण करता है। महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर काम करता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप बोर ना हो एक ही कलर से। आगे देखते हैं, वह भारत की कैग कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो किसकी नियुक्ति करता है? यह लाइन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग की, मुख्य चुनाव आयुक्त की तथा चुनाव आयोग के अन्य आयुक्तों की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति भी कर सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। तो ये थे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। अब विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं? वह संसद की बैठक बुला सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी अध्यक्षता? जब संयुक्त अधिवेशन हो संसद की, तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। वह प्रत्येक चुनाव के बाद, जब भी चुनाव होता है, कंडक्ट होता है, उसके बाद और साल के शुरुआत में जो है संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर भी निर्णय लेता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक हो अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन तथा नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक। इन सबको संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है।
ठीक है, अब वित्तीय शक्तियां देखते हैं कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या क्या हैं। देखिए, कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वह वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम केंद्रीय बजट भी बोलते हैं, को संसद के समक्ष रखता है। अनुदान की कोई भी मांग उसके सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। कोई भी अनुदान की मांग हो, उसके सिफारिश जो है नहीं किया जा सकता। वह भारत की आकस्मिक निधि, जो भी कंटीजेंसी फंड होता है, उससे किसी अदृश्य मद हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है, तथा वित्त आयोग का गठन भी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ही जो है राष्ट्रपति करता है। अब बात आती है न्यायिक शक्तियों की, तो वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। वह उच्चतम न्यायालय के किसी विधि या तथ्य पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञ जैसे राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अमेरिका में इंडिया का कोई राजदूत जाना हो तो कौन भेजेगा? आपका प्रेसिडेंट भेजेगा। और यदि अमेरिका का राजदूत आता है इंडिया, तो उसका स्वागत कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, सैन्य शक्तियों के अंतर्गत वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध की शुरुआत और इसकी समाप्ति की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन यह संसद की अनुमति के अनुसार ही यह ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो देखिए, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन जो है 356 365 के अंतर्गत, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है, इस चैप्टर को हम इमरजेंसी प्रोविजन के अंतर्गत पूरा अच्छे तरीके से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सारे सिचुएशन में यह आपातकाल जो भी सिचुएशन बनता है उसको लागू करता है। अब बात आती है राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। देखिए, मैंने पहले बताया कि संसद में क्या क्या होता है। एक तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, तो कोई भी विधेयक जब इनिशिएट होता है किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, फाइनली उसकी मतलब जब उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तभी जाके वह अधिनियम बनता है। तो यह किसी भी विधेयक को अधिनियम बनाने के क्रम में ही राष्ट्रपति जो है वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब राष्ट्रपति उससे अपनी सहमति देता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इसकी चर्चा करी गई है किसमें? अनुच्छेद 111 में। इसके अनुसार बताया गया है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा भी सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना संशोधन अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे, तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है, तो हमने ये बात करा कि किसी भी विधेयक को वह किस तरीके से लटका सकता है। ठीक है, और इसी लटकाने के क्रम में वीटो की शक्ति का प्रयोग वह करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है के पास वीटो की कितनी शक्तियां, कितने प्रकार का वीटो है राष्ट्रपति के पास। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं वीटो को लेके: अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, अत्यांतिक वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। वह इस प्रकार यह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। ठीक है, ऐसा कब करता है? अत्यांतिक वीटो का प्रयोग कब करता है? जब किसी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में ऐसा कर सकता है, तथा सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे। वह हमेशा नहीं कर सकता है ऐसा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना।
निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटाता है। ठीक है, अगर पुनर्विचार हेतु लौटा देता है इसका मतलब क्या हुआ, वह निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अब बात आती है पॉकेट वीटो की। तो पॉकेट वीटो के मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है और ना अस्वीकृत करता है और ना ही लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं होती। तो कोई आपसे ये पूछे कि संविधान संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति किस वीटो शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप अब जान गए, आप बेवकूफ़ मत बनना। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, चूँकि यह संसद का भाग है राष्ट्रपति, जैसे कि मैंने पहले बताया कई बार। तो देखिए, जब कोई भी सदन न चल रहा हो तो क्या होता है कि यह कोई भी सदन न चल रहा हो, ठीक है, और कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिसको लेके कुछ कानून की, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के 17 की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है और इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन्हीं की तरह होती है, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालीन होती है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, जैसे संसद कोई कानून बनाती है तो वह संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत ही कानून बना सकती है। तो अध्यादेश भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश को वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं और संसद के पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों की स्वीकृति कानून बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, स्थिति क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि इस पर संसद जो है कोई कार्यवाही नहीं करती तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते बाद जो है यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है, 6 महीने, और संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों की होती है। आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, किन मुद्दों पर जारी किया जा सकता है, अध्यादेश की क्या लिमिट होती है और कितने दिनों तक कोई भी अध्यादेश सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की भी शक्ति होती है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत इसका वर्णन है। इसमें जो है राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को क्षमा करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को जो निम्नलिखित मामलों में अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। कौन कौन से वो मामले हैं, एक विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और दंड का स्वरूप यदि मृत्यु दंड हो तो राष्ट्रपति इन केसों में क्षमादान कर सकता है। एक सिचुएशन आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति है वह न्यायपालिका से स्वतंत्र नहीं है। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता। ठीक है, अब देखते हैं कि क्षमा कितने तरीके, क्या क्या होता है। वह क्षमा के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को लगभग पूर्ण तरीके से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, वहीं बात अगर लघुकरण की आती है तो इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करा जाए, जैसे मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर कारावास में राष्ट्रपति परिवर्तित कर सकता है। परिहार के अंतर्गत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना इसकी अवधि को कम किया जाता है, जैसे 2 वर्ष की कठोर कारावास को 1 वर्ष की कठोर कारावास में परिहार करना। ठीक है, विराम का मतलब हुआ कि दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे शारीरिक अपंगता के केस में अथवा महिलाओं को गर्भावस्था की अवधि के कारण। प्रतिलंबन का अर्थ है, इसका अर्थ है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। ठीक है, तो किसी भी दंड को लेके राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको क्षमा कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है या प्रतिलंबन कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से आपको अनुच्छेद 53, 74 और 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में 53, 74 और 75
के बारे में मुझे ज़रूर बताएं ताकि आपको राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति भी पता चले। ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह उपबंध संसदीय व्यवस्था की नींव है। ठीक है। यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु परिस्थितीय विवेक की स्वतंत्रता उसके पास होती है। जैसे कि लोकसभा में किसी भी दल के पास यदि स्पष्ट बहुमत न हो पर अथवा इस स्थिति में, ठीक है, यदि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट चुनाव हुआ और हंग पार्लियामेंट की स्थिति बन गई, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिला, तो राष्ट्रपति उस सिचुएशन में जो भी काम करता है वह अपने विवेकीय और परिस्थितीय स्वतंत्रता के अंतर्गत करता है। ठीक है। अथवा प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी भी न हो, तब जो सिचुएशन उत्पन्न होगा वो राष्ट्रपति अपने विवेक की स्वतंत्रता के अंतर्गत करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है इस स्वतंत्रता को यूज कर। ठीक है। आगे बताना चाहूँगा कि वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह संसद में विश्वास मत न सिद्ध कर सकें तो। और लोकसभा को भी विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत जो है खो दिया हो लोकसभा में। ठीक है। तो ये इसकी परिस्थितीय विवेक की स्वतंत्रता है। अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, जो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है और यह राष्ट्रपति के बाद आता है। ठीक है। इसका निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। वैसे ही निर्वाचित होता है परोक्ष विधि से। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य के निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। इसमें शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। राष्ट्रपति में क्या है, राष्ट्रपति की स्थिति में राज्य के विधान मंडल के भी सदस्य, विधानसभाओं के भी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। ठीक है। देखिए, इस चीज को कंटिन्यू करना, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों इंटरलिंक हैं। मेनली यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करी जाए, यदि आपने राष्ट्रपति समझ लिया तो राज्यपाल को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत की आवश्यकता नहीं वो होगी और अलग से कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस और थियरी रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आई होप कि आपको राष्ट्रपति बढ़िया से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, जितना बार चाहें देख सकते हो, स्थिति क्लियर कर लो। ठीक है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, यह जो है निचोड़ है पूरे लक्ष्मीकांत की। और निचोड़ के साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में, जैसे इस चैप्टर के लास्ट में मैंने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अलग से तथ्य भी डाले हैं, जिससे जो है प्रश्न जो है हमेशा एराइज होते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए, अब उपराष्ट्रपति की अर्हताएं देखते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो। लेकिन राष्ट्रपति की किस में क्या था कि वह लोकसभा के सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए उसे, और लाभ के पद पर भी ना हो। लाभ का पद जो है लगभग सारे पोस्ट में शामिल होते हैं इसमें। ठीक है। चाहे वह राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो या राज्यपाल का हो। शपथ या प्रतिज्ञान जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलवाता है अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की शपथ दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहला, कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपने उच्च सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। ठीक है। इसके साथ साथ वह किसी लाभ के पद पर न हो। ये 2 शर्तें हैं उपराष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित होने के लिए। पदावधि अनुच्छेद 67 के अंतर्गत चर्चा करी गई है। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, किंतु किसी भी समय अपना पद त्याग पत्र जो है यह राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसके लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, जैसे राष्ट्रपति की किस में होती है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है और इसे लोकसभा की सहमति भी इसमें जो है जरूरी है।
परंतु इन सारी चीज़ों को लेके उसे 14 दिन का अग्रिम नोटिस भी देना जरूरी होता है। ठीक है। और कोई भी उपराष्ट्रपति जो है कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति के जैसे, लेकिन अमेरिका के केस में केवल 2 टाइम्स राष्ट्रपति के केस। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं और विवादों की जांच कौन करता है? जी ऑब्वियस, जो आप सोच रहे हैं वही है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति के केस में भी किया जाता है। इसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आपने देखा कि यदि हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया तो उपराष्ट्रपति कितना थ्रॉली हम पढ़ते जा रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की हमें आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। शक्तियों और कार्य की बात करी जाए तो राज्यसभा का यह पदेन सभापति होता है तथा शक्तियां व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। ठीक है। जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति को जो भी सुविधाएं मिलती हैं इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को मिलती हैं, और यह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ऐसा कर सकता है। ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा फ्रेंड्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। अब कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन अराइज होता है और होने की संभावना जो है लगी रहती है। देख लेते हैं अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद, यह अपने देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2017 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और यह 12वीं राष्ट्रपति थी। ठीक है। 1969 में निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है। आगे बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक कार्य किया, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया। ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी यदि समाहित किया जाए तो अब तक कुल 16 व्यक्तियों ने जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। कितने व्यक्तियों ने? 16 व्यक्तियों ने। ठीक है। कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और वीडी जती ने कार्य किया है। 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और वे जो है अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर वीवी गिरी भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था वीवी गिरी के द्वारा त्यागपत्र देने के कारण। ठीक है। तो हमने यहाँ तक हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो देखने के बाद एक बार सरसरी निगाह से लुसेंट का वो 1 पन्ने का या 1.5 पन्ने का जो भी है राष्ट्रपति का नोट्स दिया हुआ है लुसेंट में, उसको देख लेना। तब आपको कंसेप्ट और फैक्ट्स सारे तैयार हो जाएंगे और क्वेश्चन छूटने की बिल्कुल संभावना नहीं रहेगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत राज्य के सरकार के बारे में हम पढ़ते हैं। राज्य के सरकार का एक ये हिस्सा है राज्य की कार्यपालिका का राज्यपाल। इसको अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। राज्यपाल जो है संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में जो है बताया गया है। इसमें शामिल होते हैं राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, आप समझना इसे ढंग से। राज्य में राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। पहला तो वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति के जैसे, और दूसरा कि वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। तो डुअल नेचर में यह काम करता है, डुअल इसका कार्य है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के अंतर्गत होती है। इसे न तो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसका चुनाव होता है। ठीक है। तो ऐसा ये कुछ नहीं होता जैसे राष्ट्रपति के केस में
होता है। इसकी नियुक्ति सीधे सीधे राष्ट्रपति की मुहर लगे एक आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल जो है केंद्र सरकार के अधीन जो है वह रोजगार नहीं है। ठीक है, यह स्थिति आपको क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को क्यों अपनाया गया। ठीक है, उसका चुनाव क्यों नहीं किया गया। जैसा कि हमने पढ़ा कि यह सीधे चुना जाता है और ना ही तो इसे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा इसका चुनाव होता है। तो ऐसा क्यों किया गया, चुनाव की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई। राज्यपाल इतना महत्वपूर्ण पद होता है, फिर भी देखिए जो भी हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है ना, उसकी स्थिति के प्रतिकूल हो जाती है सिचुएशन। कैसे देखते हैं। पहला कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष हो जाता। और आप सोचो कि यहाँ से मुख्यमंत्री भी, सीएम भी चुन के आ रहा है जनता के द्वारा, और गवर्नर भी आ रहा है। तो दोनों अपने आप को बॉस समझेंगे कि रियल बॉस नहीं हम ही हैं, हम भी जीत के आए हैं भैया, जनता ने हमें भी चुन के भेजा है, तो हम तुम्हारे अंदर क्यों रहे, हम तुम्हारे अंडर क्यों रहे, हम तुम्हारी बात क्यों माने। तो इस तरीके से क्या होगा, इनके बीच एक टसल उत्पन्न हो जाएगा और उससे कार्य का जो मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण की स्थापना, जन कल्याण करना, वह उससे विचलित हो जाएंगे। ठीक है, राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल को संविधान में सिर्फ संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, तो इसके लिए निर्वाचन की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने की भी कोई अर्थ नहीं बन जाता। ठीक है, उसी तरीके की बात करी जाए, चुनाव पूरी तरह से तो कि व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना भी राष्ट्रीय हित में नहीं था। निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा, इसलिए निष्पक्षता का अभाव होगा। कैसे, मान लीजिए कि सीएम तो है, ऑब्वियस किसी दल से आएगा, तो गवर्नर भी किसी दल से आएगा। ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग दल के हों तो इसका मोटिव और होगा, इसकी आइडियोलॉजी, सीएम की आइडियोलॉजी और होगी, गवर्नर की और होगी, तो दोनों के बीच टसल उत्पन्न होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी और निष्पक्षता भी जो है किसी भी मैटर को लेके पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं राज्यपाल के पद की शर्तों के बारे में। 158 के अंतर्गत चर्चा करी गई है। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि संसद या विधानमंडल का सदस्य होता है तो उससे पहले उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, नहीं होना चाहिए, तभी वह राज्यपाल की पद को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, बात करी जाए विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की, तो अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति होती है। राष्ट्रपति के जैसे कार्यकाल के दौरान अपने आपराधिक कार्रवाई की सुनवाई से उन्मुक्ति, उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता है एज ए राष्ट्रपति। यदि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उसके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, जैसे राष्ट्रपति के केस में महाभियोग चलाया जाता था। ठीक है, चलाया जा सकता है। अब इसके शपथ की बात करें जो आर्टिकल 159 के अंतर्गत वर्णित किया गया है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है भैया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और यदि वो अनुपस्थित हों तो उस केस में जो भी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वह राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 के अंतर्गत वर्णित किया गया है, मुख्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को जो है संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल किसको त्याग पत्र देता है, तो ऑब्वियस राष्ट्रपति को। अब देख लेते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। चूँकि मैंने पहले बताया कि हम तीनों चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसके पीछे हमारा कंसेप्ट, हमारा ध्येय यही है कि सब इंटरलिंक है। तो क्या राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान होंगी, ये सोचने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ केस में नहीं है, कुछ केस में है। कौन कौन से केस में नहीं है? देखिए, यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। ठीक है, जो भी कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति को, वो और सैन्य शक्तियाँ या आपातकालीन शक्तियाँ जो है यह राष्ट्रपति के समान राज्यपाल को प्रदान नहीं की गई हैं। लेकिन इसके अलावा इसके पास कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, ठीक है, वित्तीय शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियां भी हैं। इन चारों टॉपिक के अंतर्गत, चारों शब्दांश के अंतर्गत, चारों शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि राज्यपाल क्या क्या कर सकता है।
देखिए, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पे ही होते हैं। जैसे केंद्र में जो है राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, हम कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। वह मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद जो है धारण करते हैं। ठीक है, वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। ठीक है, और उसका पारिश्रमिक भी तय करता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि महाधिवक्ता का पारिश्रमिक कौन तय करता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो या अटॉर्नी जनरल आप सेंट्रल लेवल पे ले लो, तो कौन तय करता है उसका पारिश्रमिक? तो संसद को दे के ऑप्शन में हमेशा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट हमेशा ही क्लियर होना चाहिए कि महाधिवक्ता यदि राज्य के केस में हो तो इसका पारिश्रमिक राज्यपाल तय करेगा, और सेंटर में अटॉर्नी जनरल हो तो उसका जो है पारिश्रमिक राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, और महाधिवक्ता का पद भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ना कि राज्यपाल। ये बात भी ध्यान में रखना, बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो ये स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति के समान विधानसभा के सत्र को आहूत सत्र व शानवा भी गठित कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है, विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, और विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, इसमें जो है एक चीज़ राष्ट्रपति से ज़्यादा है इसके पास, कि वह विधेयक को जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो जैसे सेंट्रल लेवल पे अध्यादेश जारी करता है 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति, वैसे स्टेट लेवल पे अध्यादेश जारी करेगा 213 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल। ठीक है, और अध्यादेश की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति होनी आवश्यक है। राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों के अंतर्गत। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो इसके अंतर्गत पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। वहीं न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति इसको राज्यपाल को दी गई है। ठीक है, वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और उनका पदोन्नति भी करता है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति आप 154, 163, 164 के अब उपबंधों से समझ सकते हैं। तो ये आपका जो है होमवर्क है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 154, 163 और 164 में क्या स्थिति बताई गई है, राज्यपाल के बारे में क्या बताया गया है, और उसका कंक्लूजन आप लिखना है 2-4 लाइन में। ठीक है, विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी भी विधेयक को यह आरक्षित करना इसका एक विवेकाधीन शक्ति है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी यह विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की जो रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को जो भी देय राशि का निर्धारण जो है राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, और यह किसके अंतर्गत आता है? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित आदि करना, ये सब क्या है? विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की। ठीक है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, विधानसभा में किसी भी दल को अगर पूर्ण बहुमत न मिले, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? कोई कोalition बन रहा है या कोई प्रस्ताव दे रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, यह जो है परिस्थितियाँ विवेकीय स्वतंत्रता है राज्यपाल की। तो राज्यपाल वहाँ पे पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के चैप्टर्स, द कोर ऑफ राष्ट्र प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर्स बाय लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है उस बुक की। आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी।
आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अन्य फ्रेंड के साथ ज़रूर भी शेयर करें, ताकि इसका लाभ जो है अन्य लोगों को भी मिल सके और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, ताकि मेरा मोरल बूस्ट हो आपके लिए और कार्य करने को लेके। हम कल जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है, आप ध्यान से रखना, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे वह स्टेट लेवल पे हो या सेंटर लेवल पे हो। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। आप इससे कल जो है कल के क्लास के लिए तैयार करके आना और एक बार लूसेंट से इन तीनों टॉपिक्स को, चारों टॉपिक्स को पढ़ लेना, ताकि आपका फैक्ट्स जो है थोड़ा सा क्लियर रहे। मैं कोशिश करूँगा कि कल 4-3 देखिए हमारा जो वीडियो अपलोड करने का शेड्यूल है वह 2 से 4 के बीच होगा। जब भी वीडियो तैयार हो जाएगा तो 2 से 4 के बीच में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हो।